पतले पतले के बनाए लप 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 कर रहा है, पता नहीं। तुम्हें सर अपने प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं राजनीति विज्ञान के बीए थर्ड ईयर के प्रथम पेपर पर विचार विमर्श करते हुए मैं आपको अरस्तु के जीवन शैली से आपको परिचित कराता हूं। अरस्तु के जीवन कार्य, उसकी जीवनी, उसका दर्शन, उसका राज्य का वर्गीकरण, उन सब को लेकर मैं आपके सामने इस क्लास के रूप में आया हूं। आज आपको हम उनके तथ्यों से रूबरू कराते हैं और देखते हैं कि अरस्तु की जीवन शैली में जीवन परिचय के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ा जाएगा, कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा और कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं, उन सब की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अरस्तु किस रूप में जाना जाता है। जैसा कि चर्चा करते हैं, ये कहा गया है कि सुकरात प्राचीन दार्शनिकों में से था। सुकरात के शिष्य जो हुए प्लेटो हुए, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु हुए, और अरस्तु के शिष्य जो हुए सिकंदर हुए। तो ये क्रम लगातार निरंतर बना रहा। अरस्तु के पहले प्लेटो और प्लेटो के पहले सुकरात राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं, परंतु राजनीति को जो एक सैद्धांतिक दर्जा प्रदान किया है वो अरस्तु ने किया है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनसे जुड़ी हुई तमाम सारे तथ्य हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत करूंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा और उनके तथ्यों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। आइए देखते हैं उनकी जीवनी से जुड़े हुए कौन से तथ्य हैं जो हमें ये संदर्भित करते हैं, बताते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कब हुआ, उनके जीवन दर्शन में कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो मैं निरंतर प्रगति की ओर मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उनके जीवन से दर्शन पर और देखते हैं उनसे जुड़ी हुई कौन सी तथ्य हैं जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु का जन्म जो हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जब हुई थी तो 322 ईसा पूर्व में हुई। एक यहाँ पर एक समझने की बात है कि ईसवी और ईसा में क्या अंतर है। तो ये आपको भली बात है, आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी कि जब हम इसकी चर्चा करें इस रूप में देख सकते हैं कि एक बिंदु है और ये बिंदु कहा गया है ईसा मसीह का जन्म। किसका? ईसा का जन्म। ठीक, तो यहाँ के इसके बाद इसके पहले के जो बिंदु होंगे वो ईसा पूर्व होंगे। ठीक है, और इधर के जो होंगे वो ईसवी कहलाएंगे। तो इस आधार पर कह रहे हैं कि उनके जन्म से पहले की घटना है, तो उनका जन्म जो आएगा जन्म के पहले घटना ईसा पूर्व और बाद की घटना क्या हो जाएगी? ईसवी कहलाएगी। देखिए इसमें देखते हैं कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? मकदूनिया नामक स्थान पर हुआ जो स्टेग्रा में पड़ता है। मकदूनिया एक स्थान है जो स्टेग्रा में है, वहां पर इसका जन्म हुआ। कब हुआ? 384 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, उनके पिता क्या थे? एक शाही चिकित्सक। शाही चिकित्सक का मतलब क्या है कि उस समय जो राजतंत्र था, उस समय जो राजतंत्र था, उस समय राजा के जो एक वैद्य के रूप में जाने जाते थे, तो उस वैद्य के रूप में उनके पिताजी कार्यरत थे। ठीक है, अब अरस्तु का पालन पोषण की बात आई तो अरस्तु का पालन पोषण कैसे हुआ? संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। कैसे हुआ? संपन्नता और विपुलता के वातावरण, अर्थात उसके घर का ऐसा माहौल था
कि वो संपन्न था और विपुल था, हर तरीके से उसे सब कुछ उपलब्ध थे, उसके जीवन दर्शन में, उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं हो पाई और सब कुछ बाकायदे जितनी आवश्यकता थी उसने उसको मिलता गया। संपन्नता और विपुलता के क्षेत्र में वो पला पोसा बड़ा हुआ। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि उसे प्लेटो की शिक्षण संस्थान, प्लेटो की शिक्षण संस्थान जो थी अकादमी प्लेटो ने एक ऐसे शिक्षणालय की स्थापना की थी जिसका नाम अकादमी था, और उस अकादमी का मस्तिष्क किसे कहा जाता था? प्लेटो उस अकादमी का मस्तिष्क किसको कहता था? अरस्तु को मानता था। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो से जुड़ी घटनाएं हैं, जो उसकी अकादमी स्थापित की गई थी, उसके जो मेन जो मस्तिष्क के रूप में जाने जाते थे वो अरस्तु को जाना जाता था। अरस्तु अकादमी का मस्तिष्क कहलाता था। यहां पर एक चीज और ये देखने की बात है, प्लेटो ने अकादमी संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, जबकि अरस्तु ने लीशियम संस्था खोली थी। ठीक, दोनों में अगर हम कंपैरिजन अध्ययन करें तो ये चीज देखने को मिलता है कि उन्होंने एकेडमी खोला था, इन्होंने लीशियम खोला था। तो ये दोनों की संस्थाएं हैं, दोनों जो महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षण संस्थाएं थी या शिक्षणालय था वो अकादमी के नाम से जाना जाता था, और अरस्तु का जो शिक्षणालय था वो लीशियम के नाम से जाना जाता था। तो इनमें दोनों में डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग समझ लीजिए, जान लीजिएगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? राजनीति शास्त्र का जनक, अर्थात जनक के मतलब है कि वो राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में विख्यात हुए हैं, चर्चित हुए हैं। हमने इसके पहले आपको चर्चा की है, देखा कि अरस्तु सुकरात के गुरु सुकरात के गुरु प्लेटो और सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य सिकंदर। तो अरस्तु का जो नंबर आता है वो तीसरे नंबर पर है, परंतु वो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक व्यवस्थित राजनीति सिद्धांत, राजनीति का एक साँचा तैयार किया था। इस आधार पर उसे सैद्धांतिक रूप दिया, इसलिए इन्हें राजनीति शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं कि उन्होंने एथेंस में एक शिक्षणालय खोला था। कौन सा शिक्षणालय खोला था? जिसका नाम लीशियम था। इसके पहले प्लेटो की चर्चा करें, प्लेटो ने कौन सी संस्था खोली थी? वो अकादमी थी, और उसने अरस्तु ने कौन सी संस्था खोली थी? वो लीशियम थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। क्या था? प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु। इसको दो रूपों में पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अगर चर्चा की जाए तो प्लेटो के शिष्य के रूप में प्रमुख रूप से किसे जाना जाता है? तो फिर वो अरस्तु हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु के शिष्य किसे जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। ठीक, तो इसको क्वेश्चन को दो रूप में देखा जा सकता है। अंततः देखते हैं 322 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु होती है? अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। और कहां पर होती है? कैल्सियम में, कैल्सियम नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैल्सियस नामक स्थान पर कब होती है? 322 ईसा पूर्व। तो ये थोड़ा सा अरस्तु से जुड़ी ये घटनाएं हैं, जुड़े हुए उनके जीवन दर्शन की बात है, जिनकी चर्चा मैंने आपके सामने किया। आइए आगे देखते हैं उनके द्वारा जो रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से कर लेते हैं। इस पर
प्रकाश डाल लेते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इस रूप में लिखा जा सकता है। जैसा हमने कहा है कि अरस्तु ने अपनी विचारधारा के अंतर्गत अपनी रचनाओं में प्रमुखता करते उन्होंने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं जिनकी चर्चा हम आपके सामने करते हैं। हमने इसके पहले वाले उसमें बताया था कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स जिनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है और ये बहुत ही विख्यात है, बहुत ही चर्चित है, जिसे हम राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के रूप में जान सकते हैं। और आगे देखते हैं कि उन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं जो प्रमुख रूप से विद्यमान है, आपके सामने उल्लिखित हैं। आइए चर्चा करते हैं उन पर। सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु ने लगभग 400 पुस्तकों की रचना की। कितने पुस्तकों की रचना की है? 400 पुस्तकों की। तो इसमें देखा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी हैं, तो आंसर आपका होगा कि लगभग 400 रचनाएं उन्होंने लिखी है, यानी 400 पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। अब उनमें से प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, किस रूप में जानी जा सकती हैं? तो एक तो आप जानिए जो बहुत ही पूछी जाती है, वो है अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटिक्स, जिसे हम राजनीति शास्त्र के रूप में जानते हैं। ठीक, उसके अलावा उन्होंने भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, ऋतु विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र पर भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र क्या है। कि उन्हें सुंदरता से जुड़े हुए जो एक अध्ययन किया, एक उसका विचार विमर्श किया है, तो उन्होंने उस पर एक पुस्तक लिख डाली, उसका नाम रखा है इन्होंने सौंदर्य शास्त्र। अब दूसरी इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स कहते हैं। एथिक्स भी बहुत चर्चित पुस्तक रही है। तो इनकी 2 पुस्तकें चर्चित में रही हैं, एक राजनीति शास्त्र और दूसरा, इसको हम पहला नाम दे सकते हैं और इसका दूसरा, यानी नीति शास्त्र दूसरा नाम। तो ये 2 पुस्तकें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चर्चित है, बहुत ही विख्यात है। इसके अलावा इन्होंने अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने लिख रखा है वो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, अर्थात एथेंस के संविधान को इन्होंने लिखा है। तो 3 चीजें इनकी, पहले तो अगर संदर्भित किया जाए पूरी टोटल जोड़ा जाए तो लगभग 400 पुस्तकें हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनमें से भी प्रमुख पुस्तकें हैं पॉलिटिक्स, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। ये 3 की चर्चा बहुत ही विस्तार पूर्वक की जाती है, बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो ये रचनाओं की इनकी एक शैली है, एक रचनाओं का एक छोटा सा समरी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, आपको अवगत कराया है, आपको संदर्भित किया है। तो ये अगर इनकी रचनाओं की चर्चा की जाती है तो ये सब चीज आपके सामने बोर्ड के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको अवगत कराया जा रहा है। आइए अगले क्रम में देखते हैं। अगली क्लास में हम फिर आपके सामने इन्हीं से जुड़े हुए एक तथ्यात्मक जानकारी लेकर इनके तथ्यों को आपके सामने ले आएंगे, आपको उससे अवगत कराएंगे। आज हमने आपको इस क्लास के माध्यम से इनके जीवन दर्शन की बात की, इनकी रचनाओं की चर्चा की और इनसे जुड़े हुए जो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, लगभग कितनी पुस्तकें इन्होंने लिखी, इन सब की चर्चा मैंने इस क्लास के माध्यम से किया। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास ये तथ्य आपको समझ में आए होंगे और आपके जीवन दर्शन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अगले क्रम में फिर मैं नए एक टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।